हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा मानना है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूं। आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है, बट यस, ये चैप्टर उन कुछ चैप्टर्स में से है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये चैप्टर थोड़ा सा उन चैप्टर्स में से है जो थोड़ा सा ना आपको परेशान कर सकता है आगे चल के। जैसे मुझे याद है कि मैंने कुछ टाइम पहले जब आपसे पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि आप बताइए अभी तक कितना पार्ट अच्छे से हुआ है, क्या हुआ है। मुझे शायद याद आ रहा है कि ब्रांच के टाइम पे पूछा था, तो आप सबने बोला था, मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने भी माना था कि हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा है जो इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा उलझाता है, या हमें लगता है कि यार इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी, राइट। उनमें से इनके अलावा एक और चैप्टर है जो कि ये है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो चैप्टर है, इसमें आज से 2 साल पहले अमेंडमेंट हुए थे, 2 साल पहले, और उसके बाद इसमें हल्के फुल्के छोटे मोटे अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो हमारा जो क्लास है वो बिल्कुल अमेंडेड है, और आने वाले जो भी अटेम्प्ट हैं, जैसे कि नवंबर 21, मई 22, एटलीस्ट ये 2 अटेम्प्ट, ठीक है ना। इवन अपन कह सकते हैं इवन नवंबर 22 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, इसलिए मैं इस चैप्टर में थोड़ी सी स्पीड कम रखूंगा। हां, मैं पहले ही बोल रहा हूं, स्पीड कम रखूंगा। शुरुआत की एक आध क्लास, 1-2 क्लासेस, मतलब आज का और कल का, थोड़ी सी ड्यूरेशन कम हो सकती है, फिर हम बढ़ाएंगे। डोंट वरी, हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। हम ड्यूरेशन 3 घंटे तक भी ले जाएंगे, क्योंकि एक तो विजय सर की क्लास खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है, और अब मेरी सीए फाइनल की क्लास भी बिल्कुल एंड पर है, बिल्कुल एंड पर है। तो मैं अपना वैसे भी ड्यूरेशन आपके साथ बढ़ाने वाला हूं। जैसे आज ही हमने AS16 किया, लेक्चर नंबर 6, तो हमने आज 3.25 घंटे का लेक्चर किया। वैसे ही क्या होगा, मैं आने वाले दिनों में आपका लेक्चर्स का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा। मतलब हम वैसे ही एक दिन में 2-2 लेक्चर्स देख रहे हैं, बट अब 2-2 लेक्चर्स को भी हम मिनिमम 2.5 घंटे, मतलब ओवरऑल हम दिन में 5 घंटे पढ़ेंगे, ये मान के चलिए। 5 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 2.5 घंटे एक लेक्चर, 2.5 घंटे दूसरा लेक्चर। बट आज पर्सनली आई बिलीव कि पहला दिन मैं थोड़ा सा छोटा लूं। उसका रीजन, ये चैप्टर थोड़ा सा परेशान करने योग्य है, आपको परेशान कर सकता है। और इस चैप्टर में बच्चों की हमेशा एक कंप्लेन रहती है कि क्वेश्चंस कम है। कंप्लेन मुझसे नहीं, ICAI से, क्योंकि ICAI ने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं हमने वो सारे इसमें कवर किए, बट उसके बावजूद क्वेश्चंस कम है, क्वेश्चंस कम है, क्वेश्चंस कम है, ये कंप्लेन रहती है। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में स्पेसिफिकली, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी मैं करवाऊंगा आपको साथ साथ। यस, इस चैप्टर के साथ साथ हम इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। अब वो साथ साथ कैसे करेंगे, मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे या फिर साथ साथ करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा सेकंड क्लास में। आप अपने साथ क्वेश्चन बैंक जरूर रखना, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। आज की क्लास में क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों का मानना होता है कि सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम हुई है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, ठीक है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा। क्या ये चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जैसा है? द आंसर इज नॉट मच। आपने पढ़ा था ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।
तो बच्चों के मन में यह ख्याल आता है कि सर क्या ये चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने जैसा किया था वैसा है? नहीं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो इजी, थोड़ा सा इजी है इससे कंपैरेटिवली। देखो वैसे मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में अगर कोई चीज अच्छे से समझ में आ गई तो वो टफ नहीं हो सकती। बस ये है कि अपना परसेप्शन है, अपना माइंड का परसेप्शन है कि कौन सी चीज हमें कितनी देर में समझ में आती है, फिर हम उसको अपने हिसाब से फिर तोलते रहते हैं कि इजी है कि टफ है। कोई चीज इजी नहीं है, कोई चीज टफ नहीं है, किसी के लिए कुछ इजी है, किसी के लिए कुछ टफ है, डिपेंड करता है। तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मैं नाम ले लेता हूं जो बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, कुणाल, धनंजय, नितेश भाई बहुत दिनों बाद मिले हो, क्या बात है। गुड इवनिंग गाइस। ईशा, अग्राज, धीरज, करण गुड इवनिंग, आयुषी, ध्यानेश्वर, तेजस्विनी, प्रतीक गुड इवनिंग, आर्यन गुड इवनिंग, श्रुति, सागर, प्रेरणा वगैरह वगैरह सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कौशिक गुड इवनिंग। ओके, सो आइए कुछ बातें करना शुरू करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। थोड़ा सा स्लो जाऊंगा मैं, आपको शायद फील हो सकता है कि सर आज बहुत स्लो पढ़ा रहे थे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा हल्का सा इसको स्लो करके ही हमें डील करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो इंडेक्स है, इंडेक्स तो आप अपने हिसाब से बाद में अपन समझ ही लेंगे। सबसे पहले डिबेंचर्स से रिलेटेड आयुष जैन, वाह बेटे वाह, आज तो नए लोग आ रहे हैं यार। नितेश, आयुष, अभी तक आयुष करके नहीं थे हमारी क्लास में। नितेश भी बहुत टाइम बाद आए। जब तक मैं पुणे में पढ़ाता था, पुणे में मेरी क्लासेस थी, तब तक तो नितेश शायद साथ में थे। तो डिबेंचर्स से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं हमारे पास? सेक्शन 71(1), 71(2) और 71(4). 71(4) मैं नेटवर्क चेक करूं क्या? ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि नेटवर्क है प्रॉब्लम। मुझे नेटवर्क इशू आ रहा है, आपको भी आ रहा है क्या? मुझे बताइए, कुछ स्क्रीन लोडिंग आ रही थी क्या कि ठीक है? तो कौन कौन से सेक्शंस रेलेवेंट सेक्शंस है डिवेंचर्स के रिलेटेड? सेक्शन 71। क्या हमें ये सेक्शन नंबर याद रखना चाहिए? अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखना चाहिए, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता, आपके लॉ के टीचर आपको ज्यादा बता पाएंगे कि ये सेक्शंस का कितना रेलेवेंस होता है। मेरे हिसाब से मुझे जितना पता है कि लॉ के टीचर तो बिल्कुल सेक्शन की एक लिस्ट बनवा देते हैं और रटवाते हैं, तो वो जरूरी भी रहता है। तो मुझे लगता है उसमें ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना जरूरी भी होना चाहिए। सेक्शन नंबर 71 क्या कहता है? अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स में, चाहे तो डिबेंचर इशू कर सकती है विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स ईदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। कंपनी चाहे तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है। वो पार्टली डिबेंचर्स को कन्वर्टेबल हो सकता है, रख सकती है, वो हो सकता है चाहे तो फुल्ली कन्वर्टेबल रख सकती है, ठीक है ना। वो चाहे तो फुल्ली कन्वर्टेबल रख सकती है, वो चाहे तो फुल्ली कन्वर्ट रख सकती है। यार मेरे को ना लोडिंग इशू आ रहा है, थोड़ा बफर हुआ था ना, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि यार बफर हो रहा है, यार मेरा भी बफर हो रहा है, मेरे को अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अरे यार तुम लोगों को आ रहा है क्या? एक बार ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर YouTube पे आ जाएंगे।
एक बार ट्राई करते हैं, नहीं तो अपन यूट्यूब पे आ जाएंगे, यूट्यूब लाइव कर दूंगा मैं। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ रहा यार, मेरा एप्लीकेशन ही बंद हो गया। यूट्यूब पे आ जाऊं क्या? 1 सेकेंड। यस, नाउ हम यूट्यूब पर लाइव हैं। मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है ग्रुप पे, अनलिस्टेड। मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है अनलिस्टेड। यस, आज देखो बेचारे 2-4 लोग नए नए आए थे, वो सोच के आए थे कि आज पढ़ेंगे, लाइव करेंगे, लाइव करेंगे। पहला दिन ही खराब उनका, बताओ। अब तो मुझे लगता है वो यूट्यूब पे भी नहीं आएंगे, वो बोलेंगे छोड़ो यार, बाद में ऑफलाइन ही देख लेंगे, हटाओ, कौन देखेगा लाइव, है ना? ओके, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? स्क्रीन और वॉल्यूम, स्क्रीन और वॉल्यूम, स्क्रीन और वॉल्यूम। यस, चलो, वेरी गुड, फाइन। तो आ जाइए, सेक्शन नंबर 71 इन रिलेशन टू डिबेंचर्स। क्या ये सेक्शन नंबर 71 के बारे में आप जानते हो? लॉ में पढ़ा है क्या? सेक्शन नंबर 71 के बारे में आप लॉ में आप पढ़ चुके हो क्या, कि ये आपके लिए नया चैप्टर है? क्या ये नया सेक्शन है आपके लिए, कि लॉ में आपने पढ़ा है इसको? टेल मी, लॉ में पढ़ा है कि ये नया सेक्शन है आपके लिए? सेक्शन 71(1), 71(2), 71(4 पढ़ा है। वेटेज कैसे क्या करोगे आर्यन? पेपर में आता है, इतना ही काफी है। वेटेज क्या करोगे? चलो लो वेटेज, 6 to 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है। अच्छा, पढ़ा है ना, ठीक है। 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो सर, अब सर पढ़ने को समझ में आएगा, अब तसल्ली मिलेगी। वेटेज मालूम पड़ गया ना सर, नहीं तो बिना वेटेज के ना ऐसे ऐसे होता। गलत मत लेना तुम मेरी बातों को, मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा सा खट्टा खट्टा फील होता, पता नहीं कि अरे यार मजा नहीं आ रहा। चलो, सेक्शन 71(1) हम क्या पढ़ रहे थे, कि हर एक कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट इशू ऑफ डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स होली और पार्टली शुड बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है। अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करोगे, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या ये अकाउंट्स में रेलेवेंट है? नहीं है, फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। दूसरा, सेक्शन 71(2), नो कंपनी कैन इशू एनी डिबेंचर्स विदाउट विच कैरी एनी वोटिंग राइट। वोटिंग राइट वाले डिबेंचर कभी जिंदगी में इशू नहीं हो सकते। ऑब्वियसली हमने तो बचपन से यही पढ़ा है, हमें तो शुरू से, जब से हम मां के पेट से निकले, हमें मालूम पड़ा है कि इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट होते हैं, डिबेंचर में वोटिंग राइट नहीं होते। वाह, जब से हम पैदा हुए तब से हमें अपने को पता है इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट होते हैं, डिबेंचर में वोटिंग राइट नहीं होते। तो डिबेंचर कभी वोटिंग राइट कैरी नहीं कर सकते,
हाँ, जब वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वोटिंग राइट आ जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारे चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो कौन सा सेक्शन है? Where debentures are issued by the company, then the company should create debenture redemption reserve account. जब आप डिबेंचर इशू करोगे, जब आप डिबेंचर इशू करोगे तो आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। डीआरआर कब कर क्रिएट करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ इशू। एट द टाइम ऑफ इशू क्रिएट डीआरआर। आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इशू। सर ये डीआरआर कहां से क्रिएट करेंगे? सर ये डीआरआर कहां से क्रिएट करेंगे? आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। सर ये फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? सर ये फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है एनी प्रॉफिट विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। आप शेयर होल्डर्स को कभी भी उससे डिविडेंड बांट सकते हो, प्रॉफिट का बंटवारा कर सकते हो। वो प्रॉफिट होता है आपका फ्री रिजर्व, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, जैसे जनरल रिजर्व। तो कंपनी अपने प्रॉफिट फ्री रिजर्व्स में से डीआरआर क्रिएट करेगी किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जब आप कंपनी में डिबेंचर इशू करोगे, ठीक है। P&L स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व करण, बेटा करण देख 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 बेटा, ये चीटिंग है बेटा। हम क्लास भी साथ साथ देखेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ भी बात करेंगे अपनी, हाँ, फिर हम मतलब कुछ भी हम बातें मिक्स कर देंगे। ये चीटिंग है बेटा, ये चीटिंग है। उसको बोल दे कि मैं अवेलेबल हूं रात को 12 बजे के बाद फोन पे। आई मीन टू से मैं फोन पे अवेलेबल हूं रात को 12 बजे के बाद। ये क्या है? ये तेरा तरीका क्या है? ये क्या तरीका है? ये कैसे करता है तू? ये कैसे लेता है? या तो हमें भी सिखा। हाँ, स्टॉक रिजर्व, कुछ भी मतलब यार तुम करते हो यार। बोल दो अपनी पिकाचू को यार कि यार तुम मतलब ना मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो जब जय सर से मैं क्लास लेता हूं। तो सर फ्री रिजर्व के टाइप्स बोला, तू कुछ भी टाइप्स बोल, तू पता नहीं तू नशेड़ी गांजा लेके, पता नहीं तू नशेड़ी भाषा में बात करता है। तू कभी भी जब तेरा आंसर आता है, तेरा आंसर 90% टाइम तू नशेड़ियों की तरह बात करता है। मतलब यार आज के बाद ऐसी चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी। आगे तो कंपनी को डिबेंचर रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा हम आएंगे। अच्छा क्या आपके लॉ के टीचर ने आपको बताया है कि डीआरआर क्रिएट करना क्यों पड़ता है? मुझे बता दो, मेरे को भी थोड़ी सी ज्ञान मिल जाएगा। क्या आपको आपके लॉ के टीचर ने ये बताया होगा ना कि डीआरआर क्यों क्रिएट करना पड़ता है? तो मेरे को बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, मेरे को बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। हाँ, लॉ के टीचर ने क्या बताया? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं बाबू? हाँ हाँ, अभी करण की गर्लफ्रेंड ऐसे ही करण को बोल रही हो, बाबू मेरे से बात करो ना बाबू। साला बाबू बाबू कर करके चपरासी बना दिया है करण तेरे को उसने, चपरासी मैं बता रहा हूं। बताओ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट क्यों करते हैं? आपके लॉ के टीचर ने आपको बताया होगा, आपके लॉ के टीचर ने आपको बताया होगा। जल्दी बोलो बाबू। आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फॉर पेमेंट ऑफ मतलब जो भी प्रॉफिट आपके पास डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, मतलब फ्री रिजर्व।
फॉर प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर, नितेश भाई वेरी गुड। रिडम्पशन करने के लिए, हाँ रिडम्पशन करने के लिए क्या आएगा नितेश भाई? ये जो तुम बोल रहे हो फॉर प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर, ये बात हमने जब पढ़ी थी बोनस में, वो बोल रहे हो कि हम सीआरआर क्रिएट करते हैं डिबेंचर के लिए, बाहर वालों के लिए सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, वो वाली नॉलेज बोल रहे हो? हालांकि सही बोल रहे हो कि ये लॉ के टीचर ने भी बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछता है भारत, जल्दी बताओ। अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय एनी कंपनी फॉर एनी पर्पस अदर देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर, फॉर सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। कैसे हो जाएगा प्रोटेक्शन? कैसे हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स का? मतलब एक डीआरआर बनाने के लिए वो उनके लिए सिक्योरिटी कैसे क्रिएट हो जाएगी? डीआरआर बनाने से उनके लिए सिक्योर, वो सिक्योर कैसे हो जाएंगे? एक बात नहीं समझ में आई मेरे को कि उनके लिए मैं डीआरआर बना रहा हूं, वो सिक्योर कैसे हो जाएंगे? मुझे बताओ, सिक्योर कैसे हो जाएंगे? कैसे सिक्योर हो जाएंगे? मतलब क्या डीआरआर बनाने के पहले वो सिक्योर नहीं थे? हाँ, डीआरआर बनाने के पहले क्या वो सिक्योर नहीं थे? बताइए मुझे, टेल मी। पूछता है भारत, जल्दी बोलो। क्या डिबेंचर रिडम्पशन करते वक्त, सॉरी रिडम्पशन नहीं, इशू करते वक्त आपको डीआरआर बनाना जरूरी है? ठीक है, समझ में आया। प्रोटेक्शंस के लिए, प्रोटेक्शन, जब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स को मॉर्गेज पे सिक्योरिटी दे रहे हैं यार, अब काय का प्रोटेक्शन? उसके बाद भी ये डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत क्या है? इफ कंपनी गोज इन लिक्विडेशन दे विल बी द फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ डीआरआर। ओ भाई, वैसे भी अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो डिबेंचर होल्डर्स के पास तो मेरी सिक्योरिटी है ना, डिबेंचर्स के पास तो मेरी सिक्योरिटी है, तो फिर काय का फर्स्ट पार्ट? जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं और सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे होंगे, ऑब्वियसली अनसिक्योर तो कर नहीं रहे होंगे डिबेंचर इशू, जो जब सिक्योरिटी पे इशू कर रहे हैं, मॉर्गेज पे इशू कर रहे हैं, तो फिर काय की प्रोटेक्शन? फिर क्या जरूरत है प्रोटेक्शन करने की? सर उनका एक एश्योरेंस रहेगा कि अपन अपने लिए अमाउंट निकाल के रखी, अगर वाइंड अप हुआ तो हमारे इतना तो मिलेगा। ओ भाई, आपको पता है डीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ता है? उन्होंने बोला मिनिमम आपको 10% डीआरआर क्रिएट करना है, 10% ऑफ द टोटल इशू प्राइस। मतलब अगर आपने 5 करोड़ रुपीस के डिबेंचर इशू किए तो आप मिनिमम 50 लाख रुपए का डीआरआर क्रिएट कर लो। मतलब कंपनी अगर 50 लाख के ऊपर नहीं क्रिएट करना चाहती डीआरआर तो कोई जरूरत नहीं है, तो 50 लाख में उनकी अच्छी खासी सिक्योरिटी हो गई क्या? 50 लाख में क्या उनकी सिक्योरिटी हो गई? अच्छी खासी सिक्योरिटी हो गई? टेल मी। सर अगर हम डिबेंचर डायरेक्ट कैश से पे कर देंगे तो कंपनी की एसेट कम हो जाएगी और लोन प्रोवाइडर्स की सिक्योरिटी कम हो जाएगी। ओ भाई, लोन प्रोवाइडर्स की सिक्योरिटी कम हो जाएगी? भाई जब हम डिबेंचर्स को कैश से पे करेंगे तो लोन प्रोवाइडर की सिक्योरिटी कम होगी, वो तो उनके सामने ही हमने उनको मॉर्गेज पे दिया है। उनको एश्योरिटी होगी कि डीआरआर का फंड कंपनी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करेगी, ओनली फॉर रिडम्पशन। ओनली फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन मैं डीआरआर कितना बना रहा हूं? आप पॉइंट देख रहे हो, मैं डीआरआर कितना बना रहा हूं? मैं सिर्फ 10% डीआरआर बना रहा हूं। हमारे कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि आपको 10% डीआरआर बनाना जरूरी है। 10% के ऊपर बनाओ ना बनाओ आपकी इच्छा। अब एक बात बताओ, एक कंपनी सिर्फ 10% डीआरआर बना रही है तो इसका मतलब 5 करोड़ में से वो सिर्फ 10% 50 लाख की एश्योरिटी दे रही है। बस हो गया, हो गई एश्योरिटी, मजा आ गया है? बोलो। सो पॉइंट नंबर 1, पहली बात तो रिडम्पशन करते वक्त एश्योरिटी, जो एश्योरिटी की आप बात कर रहे हो कि अगर कंपनी कल को वाइंड अप में हो गई, लिक्विडेशन में आ गई, बेटा उसके लिए ना जो हमने डिबेंचर इशू किए ना, उसके अगेंस्ट हमने सिक्योरिटी पर अपने असेट्स को मॉर्गेज पे दिया होगा। डिबेंचर होल्डर्स के पास हमारे असेट्स मॉर्गेज पे होंगे, तो यहां पर वाइंड अप लिक्विडेशन की तो बात ही नहीं बनती कि भैया लिक्विडेशन के टाइम पे क्या होगा। उनके पास हमारा असेट्स मॉर्गेज पे है लिक्विडेशन के टाइम पे, तो इस पॉइंट को तो गायब करो। चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि फिर ये डीआरआर क्रिएट क्यों करना पड़ रहा है। फिर ये डीआरआर क्रिएट क्यों करना पड़ रहा है? उसके 2 रीजन है। पहला, हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डू यू नो, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर साल। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए कैश इंटरेस्ट पे करने के लिए लिक्विडिटी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? लिक्विडिटी होना जरूरी है। क्या करें? एक काम करते हैं, जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन
कुछ पोर्शन रिजर्व क्रिएट कर लेंगे, कम से कम हर साल के हमारे पास कैश की लिक्विडिटी रहेगी, ठीक है ना। अच्छा चलो, ये एक बहुत ही छोटा सा रीजन था, ठीक है ना। दूसरा, टू गिव देम डबल एश्योरिटी। यस, टू गिव देम डबल एश्योरिटी। डबल एश्योरिटी मतलब एक 100% एश्योरिटी तो हमने दे दी है मॉर्गेज करके, मतलब हमने जब मॉर्गेज उनको अपनी एसेट को मॉर्गेज करके दे दिया डिबेंचर होल्डर्स को, तो उनको एश्योरिटी हो गई। बट हम उनको एक डबल एश्योरिटी दे रहे हैं कि सी, डिबेंचर होल्डर्स को हम ये कह रहे हैं कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि देखो हम आज डिबेंचर इशू करके लाए, मतलब हमने आपसे पैसा लिया है, देखिए हम ना आपके सामने अपने प्रॉफिट को ना ब्लॉक कर देते हैं। हम उनको एक डबल एश्योरिटी केस फॉर्म में दे रहे हैं कि देखो साहब, हम ना एक काम करते हैं, हम अपने प्रॉफिट को ना ब्लॉक कर देते हैं। सर इससे क्या होगा? प्रॉफिट को ब्लॉक करने से क्या होगा कि हम जो प्रॉफिट हमारे पास अगर कैश के फॉर्म में है, या फिर प्रॉफिट अगर हमारे पास अवेलेबल है नॉन कैश फॉर्म में, मतलब असेट्स के फॉर्म में। आपको याद होगा जब मैंने बोनस का चैप्टर पढ़ाया था तो आपको सीआरआर का रीजन समझाया था। बोनस के चैप्टर में मैंने आपको सीआरआर का रीजन बताया था कि सीआरआर क्यों बनाना पड़ता है, सीआरआर बनाने का रीजन क्या है, ताकि हम अपने बाकी लायबिलिटी होल्डर्स को ये एश्योरिटी देते हैं कि चिंता मत करिए, भले हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रहे हैं, पर आपका पैसा कहीं नहीं गया, आपकी सिक्योरिटी आज भी उतनी ही मेंटेन्ड है, आपकी सिक्योरिटी आज भी उतनी ही मेंटेन्ड है जितनी पहले मेंटेन थी। पर यहां पर ऐसा नहीं है कि हम उनको ये बोल रहे हैं आपकी सिक्योरिटी उतनी ही मेंटेन है, क्योंकि यहां पर हमें डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है मिनिमम 10। वहां पर क्या था, सीआरआर का फंडा क्या था, थोड़ा सा तुम मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मैं पहले से ही तुम्हें बता रहा हूं कि पॉइंट को समझना ध्यान से, सीआरआर और डीआरआर में क्या फर्क है। पहली बात तो सीआरआर या तो बायबैक, अभी ना मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं तो इसलिए अभी थोड़ी देर तक मत लिखिएगा, या तो सीआरआर बायबैक के केस में बनाया जाता है, या तो सीआरआर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के केस में बनाया जाता है। और सीआरआर में एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप बायबैक करते हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आप फ्रेश इशू नहीं करते हो, तो आपको 100% नॉमिनल वैल्यू के बराबर सीआरआर बनाना पड़ेगा। सेम प्रेफरेंस शेयर के साथ है, प्रेफरेंस शेयर अगर आप रिडीम करते हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्रेश इशू नहीं कर रहे हो, तो आपको 100% सीआरआर बनाना पड़ेगा। जबकि डीआरआर के केस में डीआरआर बनता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और यहां पर डीआरआर बनता है 10%। जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, आप पूरा डीआरआर मत बनाओ। आपने डिबेंचर 5 करोड़ के इशू किए, आप 50 लाख के मिनिमम बना दो, उसके ऊपर आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाओ। हम सीआरआर बनाते वक्त ये कहते हैं कि अगर मैंने आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स रिडीम किया है प्रेफरेंस शेयर्स को, या रिडीम किया, अगर मैंने बायबैक किया है फ्री आउट ऑफ फ्री रिजर्व, तो मुझे उतने के बराबर का पूरा सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? सीआरआर क्रिएट करने के पीछे मैं अपने लायबिलिटी होल्डर्स, लोन प्रोवाइडर्स, डिबेंचर्स को एक सिक्योर करना चाहता हूं, कि एश्योर करना चाहता हूं, वर्ड सिक्योर गलत बोल दिया, एश्योरिटी देना चाहता हूं कि चिंता मत करिए, इन दोनों को पैसे देने के बावजूद आपको मैं एश्योरिटी दे रहा हूं कि आपका सिक्योरिटी कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही हमारे पास अच्छा खासा फंड्स हैं। हम सीआरआर बना रहे हैं, मतलब हम अपने प्रॉफिट को ब्लॉक कर देंगे, पर आपके लिए हम अपनी सिक्योरिटी को कम नहीं करेंगे। जबकि यहां पर मैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं डिबेंचर होल्डर्स के लिए ही, और वो भी सिर्फ 10%, सिर्फ 10%। पहली बात तो 10% सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम पहले से ही डिबेंचर जब इशू कर चुके थे तो उनको मॉर्गेज के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में अपनी असेट मॉर्गेज करवा चुके हैं, तो एक पहले से ही एश्योरिटी तो है। सिर्फ एक डबल एश्योरिटी कि डोंट वरी, we have blocked our profit to the extent of 10%. why so? रीजन नंबर 1, कभी भी अगर इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं हुआ तो हमने तो अपने प्रॉफिट को कुछ ब्लॉक कर लिया है, तो चलो हम कम से कम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे आपको, ठीक है। दूसरा,
दूसरा, वैसे तो आपके पास मॉर्गेज पे हमारी असेट है, फिर भी रिडम्पशन के टाइम पर हम एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट आपके लिए अलग करके रख रहे हैं। कल को अगर हमें आपको प्रीमियम पे रिडीम करना पड़ा या रिडम्पशन के टाइम पे मान लो कल को लिक्विडिटी इशू आ गया, तो एटलीस्ट चलो 10% का हमारे पास प्रॉफिट तो रहेगा। तो किसी ना किसी तरीके से हम उसको आपको रिडीम करने में हेल्प हो जाएगी। बट आप ध्यान से समझो, पहले तो पॉइंट समझो कि मैं परसेंटेज बार बार इस परसेंटेज पर क्यों उंगली कर रहा हूं। क्या मैं 100% डीआरआर क्रिएट कर रहा हूं? ऐसा मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन कहता है कि आपको मिनिमम 10% डीआरआर क्रिएट करना है। अब आप 10% से ऊपर करो चाहे नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब कोई कंपनी सिर्फ 10% ही कर रही है, तो यहां पर एश्योरिटी तो सिर्फ 10% की हुई। डरने वाली बात नहीं है। वैसे भी डिबेंचर्स के ऊपर मॉर्गेज है। डिबेंचर्स को हमने जब इशू किया था तो मॉर्गेज असेट करके दिया था। ये तो एक डबल एश्योरिटी है कि कल को अगर हमारे पास लिक्विडिटी नहीं रही इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए या आपको रिडीम करने के लिए, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमने अलग करके रखा है, वो हमें हेल्प करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सीआरआर का पर्पस, डीआरआर का पर्पस दोनों का अलग अलग होता है। सीआरआर किस टाइम पे बनाते हैं? जब हम अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रहे हैं। अब हम जैसे ही शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करते हैं तो कौन आग बबूला हो जाएगा? लायबिलिटी होल्डर्स, कि भाई तुम ऐसे कैसे वापस कर रहे हो। तो हम उनको शांत करवाने के लिए 100% सीआरआर क्रिएट करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब 100% जितना भी अपन ने आउट ऑफ फ्री रिजर्व से रिडम्पशन किया है या बायबैक किया है। किसको सिक्योर करने, किसको एश्योर करते हैं हम? लायबिलिटी होल्डर्स को। डीआरआर बनाते वक्त हम किसको एश्योर करते हैं? किसी को नहीं, इन्हीं को ही बस, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं, इन्हीं को। क्या कल को अगर लिक्विडेशन, कल को अगर लिक्विडिटी इशू हुआ, लिक्विडिटी इशू मतलब कल को मान लो कैश नहीं हुआ, हमारे पास प्रॉफिट रखा है, हम प्रॉफिट ब्लॉक करके बैठे हैं, टेंशन मत लो, हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं बांटेंगे, बट 10% तक का प्रॉफिट हमने अपने पास रखा है। कल को आपको डिवेंचर रिडीम करने में थोड़ा बहुत हमें यह हेल्प करेगा, ऊपर नीचे। बाप रे बाप, मुंह सूख गया यार। आर्यन कह रहा है अगर मॉर्गेज की हुई असेट पे वो राइट एक्सरसाइज कर लेंगे तो दूसरे लोन प्रोवाइडर्स की एश्योरेंस कम होगी। नहीं बेटा, नहीं होगी कम। पहली बात तो पॉइंट नंबर 1, अगर कंपनी अपनी किसी भी असेट को मॉर्गेज पे कर रही है इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, तो कंपनी ने ये मॉर्गेज करने से पहले अपने शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया होगा और कंपनी ने बाकी सभी लोन प्रोवाइडर्स, जितने भी बाकी लोन प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी इंटीमेट कर दिया होगा। तो वो कभी भी बीच में उंगली नहीं उठा सकते कि भाई देखो तुमने ना वो मॉर्गेज वाला हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। ऐसा नहीं, उनकी परमिशन ऑलरेडी, उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑलरेडी ले चुके होंगे, तो यहां पर उनसे मतलब ही नहीं है। पहली बात तो यार तुम सिंपल से समझो ना, जैसे मान लीजिए मैं गया पहले बैंक के पास, मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक ने मुझे बोला कि एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर रखो, मैंने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर रखी। अब मैं गया डिबेंचर होल्डर्स के पास, मैंने बोला डिबेंचर इशू कर रहा हूं, पैसे दो। उन्होंने बोला प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखो, मेरे पास है ही एक ही प्रॉपर्टी, वो किस पे मॉर्गेज पे है? बैंक वालों के पास। ओरिजिनल पेपर किसके पास है? बैंक वालों के पास। मैंने बोला रुको रुको रुको, आता हूं। मैं बैंक के पास गया, और अंकल कैसे हो, क्या हाल चाल? वो ना वो पेपर दे दो, वो मॉर्गेज पर रखने। अंकल बोलेंगे पगला गए हो क्या, मॉर्गेज पे तो तुमने हमने हमें रखे, कोई दूसरे एसेट मॉर्गेज पे दे दो उनको, हम ये वाली एसेट पे मॉर्गेज दूसरे किसी को करने देंगे नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो फिर अब अगर मेरे पास कोई दूसरी एसेट है तो मैं दूसरी एसेट उनको मॉर्गेज पे रखवा रहा हूं। अब जब मैं दूसरी एसेट मॉर्गेज पे रखवा रहा हूं, इससे बैंक को कोई मतलब नहीं है। हाँ, बैंक को जरूर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मुझे लेना पड़ेगा कि आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वैसे ही मैं कोई दूसरी एसेट मॉर्गेज पे रखवा रहा हूं। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़, लोन लिया है साला गिनती का 1 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर रखवा के बैठा हूं और लोन लिया सिर्फ 1 करोड़ का। तो किसी किसी केसेस में सेकंड मॉर्गेज भी सेकंड प्रॉपर्टी पे हो जाता है कि यार इतनी अच्छी खासी वैल्यू है, मैं यही सेम प्रॉपर्टी इनके लिए मॉर्गेज पे भी रख रहा हूं। इसको बोलते हैं सेकंड मॉर्गेज। ठीक है?
यस, रजिस्टर करते हैं बिल्कुल। अरे देखो, तुम्हें पता भी है, ये शायद लॉ में पढ़ा था कि जब हम मॉर्गेज करते हैं तो हमें वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उस मॉर्गेज का। पता भी है, पढ़ा भी है, उसके बाद भी भूल जाते हो यार तुम लोग यार, उसके बाद भी भूल जाते हो। चलो, तो पॉइंट ये समझ में आ गया कि हम डीआरआर क्यों क्रिएट करते हैं। चलिए, ये पॉइंट भी ठीक है, हम डीआरआर क्रिएट करते हैं। डीआरआर कहां से क्रिएट करते हैं? फ्री रिजर्व्स में से क्रिएट करते हैं। कितना परसेंटेज डीआरआर क्रिएट करना है? मिनिमम 10% क्रिएट करना है, उसके ऊपर क्रिएट करना चाहो तो कर लो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारे चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमारे चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमारे चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है ना? तो पहले तो मुझे यह बताओ, डिबेंचर को इशू करने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर को इशू करने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर को इशू करने की एंट्री क्या होती है? यस, टेल मी। डिबेंचर को इशू करने की एंट्री क्या होती है? बच्चे सोच रहे होंगे सर पागल हो गए हो क्या, ये भी एंट्री पूछते हो हमसे तुम? मतलब और कोई काम धंधा नहीं सर आपके पास है? मतलब आपको क्या लग रहा है सर कि हमें इतनी एंट्री भी नहीं आती होगी करना? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है। मुझे बताओ, रिडम्पशन की एंट्री क्या होती होगी? रिडम्पशन की एंट्री क्या होती होगी? रिडम्पशन की एंट्री क्या होती होगी? अच्छा, हमने 2 डिबेंचर किया यहां पर, तो एक तरीके से ये एक लायबिलिटी है। अब हम रिडीम कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी रिवर्स होगी। क्या एंट्री पास होगी रिडम्पशन की? रिडम्पशन की एंट्री क्या पास होगी? जल्दी बोलो। फिर रुक गए यार, कैसे बच्चे रुक जाते हैं बार बार। ध्यानेश्वर, इंटरेस्ट कहां से आ गया? इंटरेस्ट तो हम अलग से पे कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट को अभी बीच में मत लाओ। परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहां आएगा फेस वैल्यू। अगर मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं तो आएगा यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम का अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स। अच्छे से बताओ यार, अगर मैं डिबेंचर रिडीम कर रहा हूं फेस वैल्यू पे तो प्रीमियम नहीं आएगा। अगर मैं विथ प्रीमियम कर रहा हूं तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। मतलब मैं प्रीमियम पे डिबेंचर अगर रिडीम कर रहा हूं तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो गया। ये प्रीमियम अकाउंट मेरे लिए क्या है? एक तरीके से एक्सपेंस, मेरे लिए कॉस्ट है। ये प्रीमियम मेरे लिए एक तरीके से क्या है? कॉस्ट है। जल्दी बोलो, क्लियर? अच्छा, अब हमें ये देखना पड़ेगा ये एंट्री करने के बाद कि रिडम्पशन इन कैश में
अब ठीक है आवाज? सॉरी बच्चों, सॉरी 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 बेबी सॉरी। अभी ठीक होगा ना? ठीक है, तो कहाँ थे हम? आइए, हाँ, अगर डिबेंचर होल्डर्स को हम कैश दे रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को कैश नहीं दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो मुझे कोई एंट्री बोलेगा? यहां पर एंट्री क्या होगी? यहां पर एंट्री क्या होगी? एंट्री बोलो, एंट्री क्या होगी? सर एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, डिबेंचर नहीं डिबेंचर होल्डर, नलायक, डिबेंचर तो हमने ऊपर ऑलरेडी डेबिट कर लिया है। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों? मान लो इक्विटी शेयर हम एट पार पे इशू नहीं कर रहे हैं, एट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए क्योंकि हो सकता है हम इक्विटी शेयर फेस वैल्यू से ऊपर वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। ये नोट करना है क्या? इसको नोट करना चाहते हो कि नहीं? इसको नोट करना चाहते हो कि नहीं? कर लो कर लो कर लो, जल्दी कर लो। कर लिया नोट? चलो नोट कर लिया? अब एक और यहां पर पॉइंट लिखो इसके नीचे, वन मोर वे टू रिडीम डिबेंचर्स, वन मोर वे टू रिडीम द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने का एक और तरीका है। एक तरीका कैश में रिडीम कर लिया, एक तरीका कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स में, एक और तरीका है। डिबेंचर्स को रिडीम करने का एक और तरीका है, एक और तरीका है, सुनिएगा, लिखेंगे बाद में, पहले समझेंगे। डिबेंचर्स को रिडीम करने का एक और तरीका है। कैसे? एग्जाम्पल, कंपनी हैज 50,000 numbers of debentures outstanding, फेस वैल्यू 100, ठीक है ना। कंपनी के पास 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। तो अगर 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है तो मुझे बताइए यहां पर डिबेंचर लाइबिलिटी साइड में दिख रहा होगा, डिबेंचर लाइबिलिटी दिख रहा होगा आपका 50,000 इंटू 100, हाँ
50 lakhs, 50 lakhs, 50,000 numbers at the rate of 100। ये डिबेंचर आपका लाइब्रेरी साइड में दिख रहा होगा। अब मान लीजिए ये कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, ये लिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। अच्छा, मान लो कंपनी का नाम है, मान लो कंपनी का नाम है वी स्मार्ट लिमिटेड, वी स्मार्ट लिमिटेड। वी स्मार्ट एक लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी ने शेयर्स डिबेंचर इशू किए हैं और अपनी बुक्स में लायबिलिटी दिखाया है। अब हुआ क्या, वी स्मार्ट हैज परचेज्ड 10,000 number of its own debentures from open market at the rate of 99 rupees per debenture, at the rate of 99 rupees per debenture। सर ये क्या है, क्योंकि ये कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, कंपनी खुद अपने डिबेंचर्स को रीपरचेज कर रही है। रीपरचेज कर रही है मतलब कंपनी ने ही तो डिबेंचर इशू किए थे। किसको इशू किए थे, डिबेंचर होल्डर्स को। आज मान लीजिए कंपनी के एक डिबेंचर की वैल्यू 99 रुपीज है। कंपनी ने जस्ट एक ऑफर डाल दिया कि अगर तुम में से कोई भी हमें डिबेंचर वापस बेचना चाहता है, हम 99 रुपीज देने को तैयार है। मान लो मार्केट में वैल्यू 99 भी नहीं है, मार्केट में वैल्यू है मान लो 97। अब कुछ तो ऐसे बकरे मिलेंगे ना कंपनी को, जो कंपनी को बोलेंगे चल ठीक है यार 97 का आज वैल्यू हो गया है, हमें अपने पैसों की जरूरत है, चलो वापस कर दो। फिर से बोल रहा हूं, कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किए थे तो 100 रुपए पे इशू किए थे। ये डिबेंचर लिस्टेड है मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकते हैं। अब अगर ये डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे तो इसका मतलब इन डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है कि नहीं। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया कि देखो मार्केट में इनकी वैल्यू है 97, फॉर एग्जांपल 97, हम आपको एक ऑफर देते हैं, आप चाहो तो ये डिबेंचर हमें बेच सकते हो। हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, हम आपको एक राइट दे रहे हैं, आप चाहो तो हमें ये डिबेंचर बेच सकते हो, हम ये 99 में खरीद लेंगे। डिबेंचर होल्डर जिन जिन को पैसों की जरूरत होगी, जिन जिन को फंड्स की जरूरत होगी, वो क्या बोलेंगे कंपनी को कि ठीक है ले लो। एटलीस्ट नुकसान हो रहा है तो सिर्फ 1 रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट में तो 97 की वैल्यू है, तो वैसे देखा जाए तो 3 रुपए का डिबेंचर कम हो चुका है। और कंपनी भी क्यों खरीद रही है, कंपनी फायदा उठा रही है, कंपनी एडवांटेज ले रही है। कंपनी जानती है कि भाई अभी ही खरीद लो, अच्छा है 1 रुपया बच जाएगा। अगर हमने ये मार्केट से नहीं खरीदे, बाद में रिडम्पशन के टाइम पे हमें पूरे 100 रुपए वापस करने पड़ेंगे एट पार। तो यार एक काम करते हैं, आज हम इसको खरीद लेते हैं, 1 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो कंपनी अपने ही डिबेंचर, अपने ही इशू किए हुए डिबेंचर्स को खरीद रही है। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा means V Smart is repurchasing its own issued debentures। V Smart अपने ही इशूड डिबेंचर्स को खरीद रहा है, अपने ही इशूड डिबेंचर्स को खरीद रहा है। ठीक है, खरीद लिया भाई, क्या एंट्री करेगा, वी स्मार्ट जब इन ओन डिबेंचर्स को खरीद रहा है तो कितने पे खरीद रहा है, 99 रुपीज पे 10,000 नंबर। तो वी स्मार्ट एंट्री क्या करेगा, एंट्री करेगा ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग own 10,000 debentures purchased। 9 lakh
90,000, 9,90,000। आर्यन कदम ने वर्ड यूज किया है बायबैक। आपकी भावनाएं बिल्कुल सही हैं, बट वर्ड गलत है। बायबैक का जो वर्ड होता है BUYBACK, बायबैक वर्ड हमेशा इक्विटी के केस में लगता है। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज करती है तो हम उसको बोलते हैं परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर लिया और उसने क्या डेबिट किया, उसने एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया। याद रखिएगा, उसने डिबेंचर अकाउंट डेबिट नहीं किया, ये वाला डिबेंचर लाइबिलिटी को उसने रिवर्स नहीं किया, उसने तो अभी सिर्फ परचेज किया है। उसने मार्केट से डिबेंचर खुद ही खरीद के रख लिए। मतलब ध्यान से समझिए, कंपनी के पास, कंपनी ने टोटल डिबेंचर कितने इशू किए हैं मार्केट में? 50,000। उनमें से कंपनी खुद 10,000 लेके बैठी है। मतलब देखा जाए तो नेट टू नेट कंपनी के आउटसाइड डिबेंचर होल्डर्स कितने होंगे? 40,000। और कंपनी 10,000 के लिए खुद ही एक डिबेंचर होल्डर है और खुद ही एक इशूअर है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो कंपनी इज द इशूअर ऑफ 10,000 डिबेंचर, और फॉर द सेम 10,000 डिबेंचर कंपनी इज द होल्डर itself, कंपनी इज द होल्डर itself, कंपनी इज द इन्वेस्टर itself। तो ये जो अकाउंट है ये क्या है? ये है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कंपनी ने अपने ही डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर लिया। दिस इज योर ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर तो इससे क्या होगा सर? ये क्या रिडीम हो गए? नहीं नहीं नहीं, अभी रिडीम नहीं हुए, अभी रिडीम नहीं हुए। बट इस एंट्री का इफेक्ट क्या आएगा? इस एंट्री का इफेक्ट कुछ ऐसा आएगा कि अब बैलेंस शीट में यहां पर ओन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट के अंदर ओन डिबेंचर्स 10,000 नंबर्स एट द रेट ऑफ 99, 9,90,000 दिखेंगे। अब बैलेंस शीट में कंपनी अपने ही डिबेंचर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके दिखा रही है। पहले तो यहां तक जितना करवाया उतना लिख लो। मैं अभी डाउट्स एंटरटेन नहीं करूंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए। हां, नोट कर लिया। तो अभी तक हमने क्या किया? कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स खरीद लिए। कंपनी ने अपने ही डिबेंचर्स खरीद लिया। अब देखिए, कंपनी अपने जब डिबेंचर खरीद लेती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। या तो अपने डिबेंचर्स खरीदने के बाद वो इन असेट को इस लायबिलिटी से सेट ऑफ कर दे, मतलब डिबेंचर्स को कैंसिल आउट कर दे, मतलब खत्म कर दे। 10,000 के डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दे, मतलब एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट को लायबिलिटी से कट ऑफ कर दे, सेट ऑफ कर दे, नॉक ऑफ कर दे, खत्म। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, या तो ये डिबेंचर कंपनी अपने पास होल्ड करे रहे और वापस से मार्केट में इसको बेच दे। वापस से आगे चल के जब इस डिबेंचर की अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो वापस से इसको मार्केट में फिर से बेच दे।
डिपेंड करता है। अगर कंपनी वापस से इसको मार्केट में बेच देती है तो उसको रिडम्पशन थोड़ी बोला जाएगा, फिर तो ये डिवेंचर वापस से किसी और होल्डर के पास चले जाएंगे। पर अगर कंपनी इन्हीं डिवेंचर्स को कैंसिल कर देती है, इन्हीं ओन डिवेंचर्स को कैंसिल कर देती है, तो उसको रिडम्पशन का दर्जा दिया जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? रिडम्पशन। तो रिडम्पशन करने के लिए क्या करेगी कंपनी? तो यहां पर लिखिए, नाउ वी स्मार्ट हैज two options, either to cancel own debenture account with debenture liability account, कैंसिल कर दो, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिडम्पशन। ये एक रिडम्पशन का तरीका है। और होल्ड द डिवेंचर फॉर सम टाइम एंड देन रीसेल in the open market. Resale in the open market. Resale in the open market. Resale in the open market. इसके नीचे डालो हाउ टू कैंसिल। कैंसिल कैसे करते? अगर कंपनी कैंसिल करेगी, अगर कंपनी कैंसिल करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी अपनी असेट को लाइबिलिटी के साथ नॉक ऑफ कर रही है, सेट ऑफ कर रही है। तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे डिबेंचर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। 10,000 डिबेंचर थे और ये हमने जब इशू किए थे तो 100 रुपीज पे इशू किए थे, फेस वैल्यू 100 रुपीज थी। 10 लाख टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट 9,90,000 टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 10,000 टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 10,000। to profit on cancellation 10,000। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 10,000। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? दिस इज अनदर वे ऑफ रिडीमिंग द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने का ये एक और तरीका है कि डायरेक्टली रिडम्पशन अनाउंस करके कैश पे करो, डायरेक्टली रिडम्पशन अनाउंस करके कन्वर्ट कर लो, या फिर ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर्स को खुद ही परचेज करके अपनी डिबेंचर लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर दो। अब ये तरीका तभी कंपनी करती है जब कंपनी को फायदा दिखता है, जब कंपनी को रियलिटी में फायदा दिखता है। कंपनी को दिखता है बॉस अभी हमारा डिबेंचर का जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही लोअर है, यही सही मौका है, झपक लो, खरीद लो और उसको लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर दो। खरीदने पे क्या हुआ? सिर्फ हमारी जेब से 9,90,000 गया। कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्मल रिडम्पशन करते 10 लाख पे तो 10,000 का फायदा नहीं होता, यहां पर हमारा 10,000 का फायदा हो गया।
So this is called purchase of own debentures from open market for the purpose of cancellation or sale. Purchase of own debentures from open market for the purpose of cancellation और सेल. कोई डाउट? नोट कर लिया? कोई डाउट? जल्दी बोलो. In case of year end before cancellation what will happen to its interest? आहा आर्यन भाई थोड़ा जल्दी क्या है, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आऊंगा, इंटरेस्ट पे भी आऊंगा. सही क्वेश्चन पूछा है आपने कि सर मान लीजिए हमने करंट ईयर में कैंसिल नहीं किया. चलो मैं आपके एग्जाम्पल को, आर्यन भाई मैं आपके एग्जाम्पल को थोड़ा सा फर्निश कर लेता हूं कि सर मान लीजिए कैंसिलेशन से पहले इंटरेस्ट मिलना होता है और हमने जब परचेज किया और अभी तक हमने कैंसिल नहीं किया और सर इंटरेस्ट के पेमेंट की ड्यू डेट आ गई. अब क्या होगा सर? जितना पोर्शन डिबेंचर्स, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी ने खुद खरीद लिए हैं, कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करेगी. कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे रियली में पे नहीं करेगी, बट वो दिखाएगी कैसे? क्योंकि डिबेंचर्स लाइबिलिटी आपकी बुक्स में 50,000 नंबर्स दिख रहे हैं और ओन डिबेंचर्स आपकी बुक्स में एज एन असेट 10,000 दिख रहे हैं. तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इस 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरा निकालेगा और इस 10,000 के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट इनकम निकालेगी. ये इंटरेस्ट एक्सपेंस को पूरा डेबिट करेंगे, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे 10,000 पे, बाकी का 40,000 का अपन पे कर देंगे. पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन टोटल 50,000 डिबेंचर्स दिखेगा, पीएनएल में इनकम दिखेगा 10,000 इंटरेस्ट इनकम ऑन 10,000 ओन डिबेंचर्स. सिंपल. क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? बट ये तो सिर्फ मैंने आपको ऊपर से बताया. अभी हम इसमें कैलकुलेशन वाइज जब आएंगे कि सर पूरे 12 मंथ्स में हमने बीच में डिबेंचर परचेज किए तो कुछ टाइम तो ये डिबेंचर किसी और के पास थे, फिर हमारे पास आ गए, फिर सर इंटरेस्ट का क्या होगा सर, फिर सर उनको कितना देंगे सर, हम अपने पास कितना रखेंगे सर, सर उसमें क्या होगा भैया. तो ये सारी बातें थोड़ी देर बाद में. मुझे आप क्वेश्चन सॉल्व करके दो, सिंपल सा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो. इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 मुझे सॉल्व करके दो. इलस्ट्रेशन नंबर 2 मुझे सॉल्व करके दो. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 मुझे सॉल्व करके दीजिए.
यस, सॉल्व किया कि नहीं? सॉल्व किया कि नहीं? मुझे बताइए कैसे सॉल्व किया। 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच आर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 20% प्रीमियम. Debenture holders are given an option to redeem either in cash or convert their holding into equity shares. या तो आप रिडीम करवा लो कैश में, या तो आप अपनी होल्डिंग को कन्वर्ट करवा लो इक्विटी शेयर्स में. 60% डिबेंचर्स ऑप्टेड इन द कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स हैविंग 10 फेस वैल्यू एट 50% प्रीमियम. चलो बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख. कितने लोगों ने कन्वर्जन का बोला? 60%. कन्वर्जन 60%. रिडीम इन कैश 40%. 60,000 नंबर्स, 40,000 नंबर्स. जो रिडम्पशन है वो 20% प्रीमियम पे होगा, मतलब इंटू 120. $48 लाख. और जो कन्वर्जन है उसका क्या होगा तो ये भी रिडम्पशन 120 के हिसाब से. तो ये कितना होगा? 72 लैक्स डिवाइडेड बाय, हम इनको जब इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो 10 फेस वैल्यू 50 प्रीमियम, तो 15 रुपए का इक्विटी शेयर पर इक्विटी शेयर करेंगे तो नंबर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 480. नंबर ऑफ शेयर्स 480. यही रहेगा. क्लियर? एंट्री क्या करेंगे? 12%. एंट्री होगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 100, 10 लाख, 1 करोड़. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 20% प्रीमियम मतलब 20 लाख, 20 लाख. टू डिबेंचर होल्डर्स 1 करोड़ 20 लैक्स. ठीक है. फिर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 48 लैक्स, 48 लैक्स 40% रिडम्पशन इन कैश. फिर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 72 लैक्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम.
इक्विटी शेयर कैपिटल 480, 10 रुपए के हिसाब से 48 lakhs और 24 lakh सिक्योरिटी प्रीमियम। 60% कन्वर्जन इनटू इक्विटी एट 15 ईच। सिंपल था, क्या दिक्कत थी इसमें? हो जाएगा क्लियर? कन्वर्जन क्लियर है बेटा? मैं आपको कुछ स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि रिडम्पशन का बेसिकली कैसे, बेसिक्स कैसे होता है। फिर अपन हायर पार्ट पे तो चलेंगे ही चलेंगे अगली क्लास में। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका बन जाएगा होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका होमवर्क बन जाएगा। वर्किंग नोट देख लीजिए बॉस। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी होमवर्क रहेगा, 3 और 4 होमवर्क रहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाइए, पढ़िए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ, एक बार पढ़ो। ओन डिबेंचर का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताया ओन डिबेंचर परचेज करके कैंसिल करने का, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ध्यान से करना, ये इतना आसान भी नहीं है जितना तुम अभी करके आए हो। कन्वर्जन जो अभी तुमने कन्वर्जन वाले क्वेश्चन किए इतना भी आसान नहीं है, मतलब आसान सब कुछ है, बस ऐसा नहीं है कि हम हल्के हल्के में हर चीज को ले लें। हल्के हल्के में नहीं लेना, मैं आपको पहले से ही सचेत कर रहा हूं, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक अच्छे से देख रहे हो तो अब और कंसंट्रेशन बढ़ा दो अपना। On 1st April, company issued 1 lakh debentures having face value of 100 each with 12% interest payable half yearly. Interest हम 6 monthly पे कर रहे हैं at September and March ending. On 1st January, company cancelled
कंपनी कैंसिल्ड 20,000 डिबेंचर्स एट 100 ईच, 98 ईच, 98 ईच। आइए मैं आपसे बात करना चाहता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 5 के बारे में। इलस्ट्रेशन नंबर 5 की बात करें तो 1 अप्रैल को आपने इशू किया 1 लाख इशू किया। हाँ जी सब एंट्री करेंगे, पर मैं आपसे नहीं करवाना चाह रहा हूं। आर्यन भाई रुक जाओ आर्यन, तुम मेरे लिए रुकते क्यों नहीं हो? तुम्हें कसम है, छोड़ो कसम मुझे देनी पड़ेगी फिर किसी और की। कसम है तुम्हें, ध्यान से रुक जाओ, मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, तुम्हें नहीं करना है। इशू किया 1 लाख डिबेंचर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी कौन है? इशूअर। तो इसका मतलब कंपनी अपनी बुक्स में क्या बुक करेगी? लायबिलिटी की एसेट। आंसर दो जल्दी दो, आंसर दो। कंपनी जब इशू कर रही है तो कंपनी इशूअर है, तो कंपनी अपनी बुक्स में क्या इशू करेगी? लायबिलिटी की एसेट। लायबिलिटी। कंपनी अपनी बुक्स में लायबिलिटी इशू करेगी, कंपनी अपनी बुक्स में लायबिलिटी दिखाएगी। वेरी गुड। विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, 12% इंटरेस्ट पेबल, हाफ ईयरली, सितंबर एंड मार्च एंडिंग। तो ध्यान से देखिए, कंपनी का ईयर एंड होता है 31 ऑफ मार्च को। यहां पर सितंबर में इंटरेस्ट ड्यू होगा और यहां पर भी मार्च में इंटरेस्ट ड्यू होगा, दोनों जगह पर इंटरेस्ट ड्यू होगा। ऑन 1 जनवरी कंपनी कैंसिल्ड 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट 98। कंपनी कैंसिल कर रही है मतलब क्या? शॉर्ट में लिखवाया मैंने, कंपनी कैंसिल कर रही है मतलब कंपनी ने परचेज किया है। कंपनी ने 1 जनवरी को ओन डिबेंचर परचेज करके कैंसिल कर दिया। ऊपर की ना हेडिंग पे मत जाना, ऊपर की हेडिंग पे मत जाना, ऊपर की हेडिंग पे मत जाओ। कंपनी ने 1 जनवरी परचेज्ड एंड कैंसिल्ड ऑन 1 जनवरी। कंपनी ने 1 जनवरी को ही परचेज करके कैंसिल कर दिए, परचेज करके कैंसिल कर दिए। आइए तो मैं यहां बोलूंगा परचेज एंड कैंसिल्ड 20,000 नंबर्स, परचेज्ड एंड कैंसिल्ड 20,000 नंबर्स। ठीक है, चलिए तो मुझे सबसे पहले चलिए डेट वाइज एंट्री बताइए। चलो 1 अप्रैल की एंट्री बोलो, इशू करने की एंट्री बोलो, 1 अप्रैल की इशू करने की। बोलो एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। एंट्री क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? एंट्री क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की रे? सर सिंपल एंट्री होगी, बैंक टू 12% डिबेंचर्स। कितना? 1 लाख इंटू 100 मतलब 1 CR।
1 CR से एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%, डिबेंचर अकाउंट 1 CR। अब मुझे बताओ 30 सितंबर को इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा? 30 सितंबर को इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना निकलेगा? 1 CR इंटू 12% इंटू 6/12, 6 लाख। तो एंट्री क्या होगी? $6 लाख बेटा, 6 लाख। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, यही होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, यही होगा। साथ साथ एंट्री लिखते जा रहे हो कि नहीं? डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट, इट इज वन इन द सेम थिंग। नाम कुछ भी रखो, नाम में क्या रखा है, ठीक है। 30th 9 हो गया। अब 1 जनवरी को कंपनी ने अपने 20,000 डिबेंचर्स खरीद के कैंसिल कर दिए। वाह बेटे वाह, खरीद के कैंसिल कर दिए 20,000 डिबेंचर्स। अच्छा कितने में खरीदे? 98 रुपीस में, 98 रुपीस में खरीद के कैंसिल कर दिए, 98 रुपीस में खरीद के कैंसिल कर दिए। चलो बोलो, मैं क्यों बोलूं? एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, क्या होगी एंट्री? ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर। कुणाल गलत है एंट्री। कुणाल, ओ कुणाल, ए कुणाल, 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 एंट्री गलत है कुणाल। डिबेंचर ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1960, 1960। ये तो हमने परचेज किया, ये हमने परचेज किया। कैंसिल कैसे करोगे? कैंसिल करना है, कैंसिल, कैंसिल कैसे करोगे? कैंसिल करने की एंट्री बोलो, सेम डेट पे कैंसिल करने की एंट्री बोलो। कैंसिल करने की एंट्री बोले, एंट्री बोले, एंट्री बोले, बोले बोले।
कैंसिल करने की एंट्री बोलो। अरे कहां रुक गए यार। वेरी गुड आर्यन। 12% डिबेंचर्स डेबिट, 12% डिबेंचर डेबिट 20 lakh to own debentures 90,60,000 to profit on cancellation 40,000। ओन डिवेंचर्स कैंसिल्ड 1 जनवरी को। बस अब मुझे एक लास्ट चाहिए, एक और चीज चाहिए, फिर मजा आ जाएगा। अब मुझे निकाल के दो, देखो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब मुझे निकाल के दो इंटरेस्ट। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू ऑन 31 मार्च। ये देख ली आपने एंट्रीज, ये एंट्रीज आपने देख ली। ठीक है, अब आप मुझे निकाल के दीजिए इंटरेस्ट ड्यू ऑन 31 मार्च। यस, मुझे बताइए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, मुझे बताइए टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। टोटल डिवेंचर्स कितने थे, 1 लाख नंबर्स, इसमें से हम कहेंगे अक्टूबर टू दिसंबर, या एक सेकेंड, हम बोलेंगे अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर निकलेगा 1 लाख इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12, $3 लाख। फिर जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च में 1 लाख में से 20,000 डिबेंचर्स तो कैंसिल हो गए ना, रिडीम हो गए ना। किसी ने 480 निकाला है, किसी ने 540 निकाला है। वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह, क्या कर रहे हो तुम। इंटू 100
इंटू 12% इंटू 3/12, तो ये हो जाएगा 240। टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस 540। इंटरेस्ट इनकम ऑन ओन डिबेंचर्स 0। 0 क्यों? जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, तो मैंने होल्ड ही नहीं किया, इनकम कैसे हो जाएगी मुझे? क्या मैंने एक दिन भी उसको होल्ड किया? क्या नहीं, खरीद के सेम डे पे कैंसिल कर दिया। मतलब मैं इन्वेस्टर तो हूं, पर एक दिन भी मैं उसको होल्ड नहीं कर पाया, तो मेरे को एक दिन की भी इनकम नहीं होगी। एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट 540। Was this the part you told to read carefully? मतलब मैंने कब बोला केयरफुली रीड करने को? सर जब डिबेंचर परचेज करेंगे तब ही कंपनी पे नहीं करेगी इंटरेस्ट। नहीं, रुक जाओ, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि जब मैं डिबेंचर परचेज करूंगा उस टाइम पे इंटरेस्ट तो ड्यू ही नहीं हो रहा है ना। उस टाइम पे इंटरेस्ट उस टाइम पे ड्यू कहां हुआ? जिस दिन हमने डिबेंचर परचेज किए उस दिन इंटरेस्ट ड्यू हुआ ही नहीं। मैंने तो सिंपल सी वैल्यू बोली 98 पे परचेज कर लिया। हां, अगर ऐसा होता कि मैं 1 जनवरी को खरीद के 31 मार्च को कैंसिल कर रहा हूं, 31 मार्च को कैंसिल कर रहा हूं, तो इनकम निकलती 3 मंथ्स की। क्योंकि मैंने 1 जनवरी को खरीदा, जनवरी फरवरी मार्च मैंने 3 मंथ्स होल्ड किया, और मैंने मार्च एंडिंग में एक कैंसिल किया, तो 3 मंथ्स की इनकम निकलती। समझ गए? करके बताओगे? मैं अगर तुम्हें इसी क्वेश्चन में बोलूं, अगर मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन में बोलूं कि परचेज्ड ऑन 1 जनवरी बट कैंसिल्ड ऑन 31 मार्च, इलस्ट्रेशन 5, सेम इलस्ट्रेशन 5, but purchased on 1 January and cancelled on 31 March। अब बोलो, अब मुझे निकाल के दो इंटरेस्ट सेकेंड हाफ का। ऐसे केस में एंट्री फर्स्ट वाली सेम, इंटरेस्ट फर्स्ट हाफ का इंटरेस्ट सेम, ओन डिबेंचर 1 जनवरी को, ठीक है। ये कैंसिल की एंट्री 1 जनवरी की नहीं होगी, ये कैंसिल की एंट्री 1 जनवरी की नहीं होगी, ये कैंसिल की एंट्री 1 जनवरी की नहीं होगी, ठीक है। और ये इंटरेस्ट आपको फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ऐसे केस में इंटरेस्ट कितना निकलेगा? चलो ऐसे केस में एक काम करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम दोनों निकाल के बताओ। ठीक है, समझ गए? निकाल के बताओ।
यस, द पॉइंट इज कि अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालूं, जितने लोगों ने आंसर किया है, कुणाल का आंसर सही है, धीरज का आंसर सही है, सागर सही है, आर्यन बेटा आंसर गलत है, प्रतीक आंसर सही है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस, जब मैं आपको बोलूं कि बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालो, तो थिंक फ्रॉम इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी एज अ इशूअर, इन्वेस्टर नहीं। जब मैं आपको बोलूं कि डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालो, तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू, इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक, सोचो। इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे, तो यहां मुझे सबसे पहले तो चार्ट को थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। मैंने यहां पर बोला कि मैंने परचेज किया, बट कैंसिल मैंने यहां किया, प्लस कैंसिल्ड। तो पहले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जब आप इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, तो इशूअर बोलेगा भाई सितंबर तक तो दे चुका हूं, अब सितंबर से लेकर सितंबर पूरे 1 लाख, अक्टूबर पूरे 1 लाख थे, नवंबर सॉरी अक्टूबर पूरे 1 लाख आउटस्टैंडिंग, नवंबर पूरे 1 लाख, दिसंबर पूरे 1 लाख। यहां मैंने परचेज कर लिया, परचेज किए, कैंसिल तो नहीं किए ना, मतलब स्टिल रिडीम तो नहीं हुए ना। तो जनवरी पूरे 1 लाख आउटस्टैंडिंग, फरवरी पूरे 1 लाख आउटस्टैंडिंग, मार्च पूरे 1 लाख आउटस्टैंडिंग, मार्च एंडिंग में जाके कैंसिल किए। इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 लाख डिबेंचर्स अक्टूबर में आउटस्टैंडिंग थे, नवंबर में आउटस्टैंडिंग थे, दिसंबर में आउटस्टैंडिंग थे, जनवरी में आउटस्टैंडिंग थे, फरवरी में आउटस्टैंडिंग थे, मार्च में आउटस्टैंडिंग थे, मार्च में जाके कैंसिल हुए हैं, मार्च एंडिंग में। तो इसका मतलब पूरे 1 लाख डिबेंचर्स मार्च में कैंसिल हुए हैं, मतलब 1 लाख डिबेंचर्स पूरे के पूरे 6 महीने में आउटस्टैंडिंग थे। तो इसीलिए यहां पर थिंक फ्रॉम इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर मैं बोलूंगा इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 लाख डिबेंचर्स पूरा का पूरा 100 रुपीज के हिसाब से 12%, 6/12, तो ये आपका होगा 6 लाख रुपीज। ठीक है, थिंक फ्रॉम इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये बोल रहा हूं थिंक फ्रॉम इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू। होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। अब मैं जब आपको बोलूं कि इंटरेस्ट इनकम निकालो, इंटरेस्ट इनकम निकालो, किसकी? खुद कंपनी की इंटरेस्ट इनकम निकालो, खुद कंपनी की। तो नाउ थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, तो हमने इन्वेस्टमेंट किस दिन किया था? 1 जनवरी को। क्या 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट किया था, तो कैंसिल कब किया था? 31 मार्च को। तो हमने 3 मंथ्स का होल्ड किया है, इन्वेस्टर ने तो 3 मंथ्स का होल्ड किया है। तो यहां पर हम बोलेंगे भाई 20,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12, तो ये 60,000 इनकम। अगर आप नेट इफेक्ट करोगे, तो नेट इफेक्ट तो आपका 540 आएगा, नेट इफेक्ट तो आपका 540 आएगा। हां, टोटल मिला के 6 लाख का इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, बट उसमें से 60,000 तो मेरा खुद का इनकम ही है। तो मुझे बाहर वालों को कितना पे करना पड़ेगा? 540। मुझे बाहर वालों को कितना पे करना पड़ेगा? 540। नेट इफेक्ट तो आपका 540 आएगा। ठीक है, और जो लोग ये सोच रहे हैं, जैसे ऊपर मैंने किसी का पढ़ा, आर्यन का, आर्यन ने बोला इंटरेस्ट एक्सपेंस 540 और इंटरेस्ट इनकम 60, तो आप गड़बड़ कर रहे हो। अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस 540 कर रहे हो और इनकम 60 कर रहे हो, तो जब नेट इफेक्ट करोगे तो 480 हो जाएगा। आपका फाइनल नेट इफेक्ट 540 होना चाहिए ना बॉस, क्योंकि टोटल 6 लाख का इंटरेस्ट ड्यू हुआ, उसमें से 60,000 का खुद का मेरा है, वो मैं किसी को नहीं दूंगा, बाकी 540 मैं बाहर वालों को दूंगा। आर्यन भाई समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो व्हेन आई से कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑलवेज थिंक फ्रॉम इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें इन्वेस्टर को बीच में लेके मत आना, उसमें इन्वेस्टर को मिक्स मत करना। एंड व्हेन आई से इंटरेस्ट इनकम, ऑलवेज थिंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अच्छा, कैंसिलेशन की एंट्री अब 31 मार्च को हो जाएगी, जो हमने नॉर्मल कैंसिलेशन की एंट्री यहां पर की थी। मतलब एंट्री यही होगी, बस ये एंट्री 31 मार्च को हो जाएगी। तो मैं इस एंट्री को मैं हटा रहा हूं, मैं मतलब कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बॉस, यहां तक बातें क्लियर हुई? टेल मी गाइस, यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी बोलो, यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं?
आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपको पढ़ के आना है। पूरा का पूरा थ्योरी दे रहा हूं आपको होमवर्क में। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बैलेंस इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एडेक्वेसी इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर, ये पूरा टेबल, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जर्नल एंट्रीज, मेथड्स और परचेज ऑफ डिबेंचर इन ओपन मार्केट। मतलब जितना भी मेरी बुक्स में थ्योरी लिखा हुआ है, सर आपने पढ़ाया नहीं, हमें बोल रहे हो पढ़ के आओ। मैं पढ़ाऊंगा ना यार, आप लोग क्या इतने टाइम से अपन पढ़ चुके हैं, मतलब इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा ना यार। जय सर बोलते हैं पढ़ने को ताकि हम जब खुद डिस्कस करें तो जल्दी समझ में आए, यही रीजन है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारा का सारा थ्योरी मैं होमवर्क में दे रहा हूं। हार्डली इट विल टेक 40 मिनट्स, पूरा पूरा थ्योरी रीड करने में 40-50 मिनट्स आपको लग जाएंगे, इससे ऊपर आपको नहीं लगेंगे। तो आप ये पूरा थ्योरी रीड करके आइए। जब मैं आपके साथ ये थ्योरी एक एक करके डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, तो फिर अभी आपको फिर जल्दी क्लियर होगा। मैं आज की क्लास यहीं पर ओवर कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि मैं स्टार्टिंग की 2 क्लासेस को थोड़ा सा स्लो रखूंगा, ठीक है ना। 2 क्लासेस को मैं थोड़ा सा स्लो रखूंगा, फिर डेफिनेटली हम इनको बड़ा भी करेंगे और नॉर्मल स्पीड पे भी आएंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। हम कल का क्लास टाइम बेटा 3 बजे, कल का क्लास टाइम बेटा 3 बजे, 3 o'clock कल का टाइम रहेगा 3 o'clock, कल का टाइम रहेगा 3 o'clock। तो कल का क्लास 3 बजे रहेगा, नॉर्मल चैप्टर वाला, डिबेंचर वाला, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।